हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 9th क्लास गुजरात स्टेट बोर्ड का एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका टाइटल है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका हाफ चैप्टर का वीडियो मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला है। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं पेज आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 से, बैटल ऑफ प्लासी से। सो स्टूडेंट्स, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशमेंट करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में अपना जो रूल है उसको एक्सपांड करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के ट्रिक्स अडॉप्ट किए हैं। अब उन ट्रिक्स में सबसे पहले इन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया। वहाँ पे जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो मैं आपको बैटल ऑफ प्लासी डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफ़र कीजिएगा। पीडीएफ में एकदम थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा है, फिर भी आप टेक्स्ट बुक रेफ़र करके इसको मैं लाइन टू लाइन आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इसका बता रही हूँ। तो जब सिराजुद्दौला ऑल ओवर बंगाल में उनका रूल था, तो उनका जो नेचर था काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के थे। तो कुछ उनके अपोनेंट्स भी थे उनके स्टेट में, उनके अगेंस्ट भी थे। वन टाइप ऑफ द, क्योंकि राजा के हाथ में जब सारा रूल होता है तो वन टाइप ऑफ द, अगर वो ज़्यादा ही रूल्स दूसरे पे थोपने लगता है तो वन टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप भी उसको बोला जाता है। बट यहाँ पे उनके लिए डिक्टेटर यूज़ नहीं किया गया, उनका नेचर इम्पल्सिव था और उनके कुछ ओपोनेंट्स भी थे। तो उसी पीरियड में ब्रिटिश रूल ये अपने इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बंगाल में अपने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि कोलकाता को ट्रेड सेंटर बनाना था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और वो था। तो उन्होंने नवाब से परमिशन नहीं लिया। नवाब से परमिशन नहीं लिया तो फिर सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब थे, उन्होंने डायरेक्टली उनके फोर्ट्स को, उन्होंने जो वॉल बनाई थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, उसको तोड़ दिया। अब ये न्यूज़ पहुंची मद्रास, जो आज की डेट में जिसका जो करंट नेम है दैट इज़ द चेन्नई। वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में एक छोटी सी आर्मी वहाँ पे पहुँची। अब जब वहाँ पे आर्मी पहुँची तो उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन लोगों को हमारे वे ऑफ डिफेंस वो पता नहीं थे कि यहाँ के राजा कैसे डिफेंस करते हैं अपने आप को, उनको पता नहीं था। अब इन्होंने देखा कि इससे लड़ना तो मुश्किल है, मतलब हम हार जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने ट्रेचरी करनी शुरू कर दी, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक कॉन्स्पिरेसी रची जिसमें उन्होंने क्या किया कि नवाब का जो कमांडर इन चीफ मीर जफर था और सेठ अमीरचंद, इन दोनों को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉक्स्ट करना, मतलब भड़काना, उनके कान भरना शुरू कर दिया और उनको अपनी तरफ ले लिया। इस कंडीशन में इन्होंने उसके सामने ये कंडीशन रखी रॉबर्ट क्लाइव ने कि देखो, एक वॉर क्रिएट करनी है, उसमें सिराजुद्दौला, तुम उसके कमांडर इन चीफ तो हुई, तुम बैटलफील्ड में आओगे और बैटलफील्ड में तुमको क्या करना है, अपनी वॉर को लूज़ करना है कि मैं हार चुका हूँ, और तुम्हें ये सब बहाना करना है। और उसके बाद हम सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मार के या वटेवर, उसको हरा के वो टेरिटरी को अपने अंडर में लेकर तुमको हम नवाब बना देंगे। वो इस झांसे में आ गया। सेम चीज़ हुई वही, और बोले वॉर अननेसेसरी एक सीन ये क्रिएट करना है कि वो मीर जफर, जो सिराजुद्दौला है, मीर जफर को सीन क्रिएट करना है कि वो लोगों को हैरस करता है। इसके डिफेंस में ब्रिटिशर्स और तुम एक तरफ हुए वर्ड, ये सीन क्रिएट करना है। तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757. The battlefield of Plassey is situated 38 kilometers from मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. According to the plan, the loss of the battle ये मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद जब एकदम कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग ही विद इन 9 आवर्स में ये वॉर फिनिश हो गई, और उसके बाद इसको मीर जफर जो था उसको क्या बना दिया गया, वहाँ का नवाब बना दिया गया। अब मैं बैटल ऑफ बक्सर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स को, मीर जफर को नवाब बना दिया, तो उसके अलग अलग प्रिटेक्स आते थे। वो मतलब प्लेंटी ऑफ वेल्थ, वो ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ निकाली जाए। ड्यू टू देयर गेन मोर पावर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, मीर जफर ने बोला कि मैं नवाब इसलिए बना हूँ कि मैं अपनी सारी जितनी ट्रेजरी है, जितना खजाना है, वो तुमको दे दूँ। उसने मना कर दिया, मैं ब्रिटिशर्स को ये सब नहीं दूंगा। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये देखा कि ये तो हमको पैसा ही नहीं दे रहा है। इन्होंने मीर कासिम, एक दूसरा पर्सन था, मीर कासिम को उसको डिथ्रोन कर दिया, मतलब सिंहासन से हटा दिया, और मीर कासिम को वहाँ का नया नवाब बना दिया। अब कुछ टाइम रूल करने के बाद मीर कासिम तो और ज़्यादा एम्बिशियस निकला, तो उनको वो खतरा लगा कि भाई ये तो और खतरनाक है, ये तो और भी पैसा हमको नहीं दे रहा है।
इन्होंने फिर से मीर कासिम को डिथ्रोन करके मीर जफर को बना दिया। अब जब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम वहां से भाग के सीधे कहाँ चला गया, वो अवध की तरफ, मतलब अयोध्या यूपी की तरफ आया वो एट द बक्सर। और फिर उन लोगों ने वहाँ वो 2-3 लोगों से मिला उसी वक्त। एक तो आपके अवध के नवाब थे, मीर कासिम था, और मुगल एम्परर शाह आलम, वो उस वक्त अवध आए थे। तो उनकी हेल्प लेके इन तीनों की कंबाइंड आर्मी ने एक वॉर डिक्लेयर की बक्सर में। ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द United Army 22nd October 1764, which is United Army lost. Thus the company got the Diwani right to collect revenue to Bengal, Bihar and Orissa. अब यहाँ पे बक्सर में ये तीनों जन, इनकी जो यूनाइटेड आर्मी है वो हार गई और कंपनी जीत गई, मतलब ब्रिटिशर जीत गए। इनके पास पूरा दीवानी राइट आ गया। दीवानी राइट का मीनिंग था कि हर स्टेट से, इसके अंडर में जितने स्टेट्स आएंगे उतने स्टेट से ये लोग टैक्स वसूली करेंगे। तो कौन कौन से स्टेट थे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इनके पास 3 स्टेट इनके क्लचेस में आ गए। अब धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटिश रूल को कैसे एक्सपांशन किया, एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल। अब इंग्लिश गवर्नमेंट पास, इन्होंने एक 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वही ऑल ओवर इंडिया की पॉलिटिकल और बाकी ट्रेड एक्टिविटीज को देखेगा, कंट्रोल करेगा। तो मुंबई मद्रास गवर्नर्स काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम। दस वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उनके टेन्योर में फर्स्ट मराठा वॉर फॉर्ट की मैसूर में, तब हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे वहाँ पे। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आई क्योंकि इनको किसी भी कंडीशन में इंडिया के हर राजा को डिफीट करके अपना रूल एक्सपांड करना है। इट डजेंट मैटर वो राजा हिंदू है, सिख है, मराठा है, मुस्लिम है, कुछ भी है, उनको हटाना है और पूरे इंडिया में अपना रूल एक्सपांड करना है। तो हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ कर्नाटका में इनके वॉर चलते रहे। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब कॉर्नवालिस के टेन्योर में थर्ड मैसूर वॉर यहाँ पे लड़ी गई है। थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। ये भी आपके पास मैच, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या वन वर्ड आंसर में आता है कि हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, या फिर द टाइगर ऑफ मैसूर इज डैश करके आपको दे देंगे, दैट इज द टीपू सुल्तान। द कंपनी हैड जॉइंड हैंड्स द मराठा एंड निजाम डिफीटेड टीपू सुल्तान। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने मराठास को साथ में लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स एंड एक्सेप्ट ट्रीटी। टीपू इनके कंबाइंड फोर्स के साथ जीत नहीं पाए और फिर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। अभी नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शोर बिकम द गवर्नर जनरल of India. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company fame declined and Maratha became stronger. So Governor General Wellesley, who came after Sir John Shore, got responsibility making company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system condition of the system and the state adopted under these are as follows. अब उसके बाद कॉर्नवालिस आए, सर जॉन शोर। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर आए। उनकी पॉलिसीज इतनी रिजिड थी, वन टाइप ऑफ डिक्टेटर, मतलब कंपनी को ही पसंद नहीं आई। तो उसके सामने कंपनी की फेम कम होने लग गई और मराठास में कौन थे? छत्रपति शिवाजी, महाराष्ट्र वाले जो लोग थे, है ना, पेशवा बाजीराव, ये सब थे। तो वेलेंसली को उनके बाद काम दिया गया। वेलेंसली के सामने ये जिम्मेदारी रखी गई कि तुमको इंडिया में कंपनी को सुप्रीम बनाना है। वेलेंसली ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंडिया के सामने थोप दिया, इट मीन्स डिक्लेयर कर दिया कि ये मानना है। उसके अंडर में क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सबसे पहले the army trained by East India Company government will provide to the state and accept the system. ये इनको सिस्टम को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। In return the state accepting the system will provide for the army to give away provinces with the equivalent income to British. अब यहाँ पे क्या था, आर्मी को मतलब अपने प्रोविंसेस देने पड़ेंगे और उनकी इनकम भी देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट
वॉर साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट, कंपनी के साथ ये जब इस चार्टर पे साइन करेंगे तो कोई भी राजा किसी दूसरे राजा पे बिना कंपनी की परमिशन के अटैक नहीं कर पाएगा. There will be one English representative in state assembly. And last point, other foreigners not to employ the state. कोई भी foreigner, other foreigner में मतलब कोई फ्रेंच, पोर्चुगी, कोई भी यहाँ पे नहीं आ पाएगा एक्सेप्ट ब्रिटिशर. अब कौन कौन से स्टेट थे जहाँ पे इन्होंने ये रूल सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था, जैसे कि निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले एंड होलकर, ये डिनेस्ट्रीज के नेम हैं. अब नीचे पैराग्राफ में ये बता रहे कि दिस सिस्टम वाज लाइक अ स्वीट पॉइजन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच पॉलिसी इज नोन एज द स्वीट पॉइजन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर व्हाट इज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. By implementing this system, Wellesley annexed many provinces, expanded the rule of the company. Governor General Wellesley asked to टीपू सुल्तान को उन्होंने बोला कि आप देखो ये सब्सिडी अलायंस सिस्टम, ये जो ऊपर 5 कंडीशंस दी हैं ये एक्सेप्ट कर लो और राज करो. लेकिन टीपू सुल्तान ने उसको रिफ्यूज कर दिया. नो, फॉर डिक्लाइन द अलायंस सिस्टम द कंपनी, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, कंबाइंड फोर्स ने इसको मैसूर पे 1799 में अटैक कर दिया और 4th मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की इन्होंने हत्या कर दी, मतलब वो डिफीट होके इन्होंने उसको मार दिया. वेलेंसली हेस्टिंग्स केम टू इंडिया, गवर्नर जनरल. ही वेक्ड विद वॉर विद नेपाल. नेक्स्ट पेज है अभी आपका. हाँ, नेपाल एंड मेड द गुरखास टू ज्वाइन आर्मी. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेपाल तक वॉर किया और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको गोरखा बोलते हैं, बहुत ब्रेव एंड पावरफुल लोग होते हैं, उसकी एक आर्मी बना ली. हेस्टिंग्स फॉट बैटल विद पिंडारास टू कंट्रोल ओवर देम. ये पिंडारीज एक ट्राइब है, उससे उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया. विद द 3rd मराठा वॉर सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड. पूरी सुप्रीमेसी ऑल ओवर इंडिया में इनकी एस्टैब्लिश हो गई. अब नया इन्होंने खेल खेला. द कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर गवर्नर जनरल्स, बैंटिंग इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल. Banting believed the dissatisfaction in different states due to the imperialistic policies adopted by the previous governor generals couldn't bring about any unity, so he was very liberal. यहाँ पे विलियम बैंटिंग ने बोला कि हमारे जो पहले के जो लीडर जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए हैं ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे, इंडिया के लिए ये फ्लैक्सिबल नहीं थे, इसलिए हमारी कंपनी का जो नाम है या हम ब्रिटिशर्स को ये इंडियन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो थोड़ी लिबरल पॉलिसीज इन्होंने किया कि इतना रिजिडली हमको ये काम नहीं करना चाहिए. उसके बाद उनको लिबरल गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है. डलहौजी उसके बाद आए. केम टू इंडिया गवर्नर जनरल 1848, वाज द फियर्स इंपीरियलिस्ट. ये और डेंजरस आए. डलहौजी अडोप्टेड द पॉलिसी एनेक्सेशन एंड एक्सपांशन द कंपनी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट इन इंडिया. उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी एनेक्सेशन मतलब किसी चीज को कैप्चर करना, एनेक्स अपना रूल फैलाना. इन्होंने 5 वेज से अलग अलग स्टेट्स को अपना गुलाम बनाया, है ना. डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन. फर्स्ट वन, एनेक्सेशन बाय वॉर, सीधे अटैक करो, वॉर करके डिफीट करके अपने कंट्रोल में ले लो. वो 3 स्टेट्स थे, पंजाब, पेरू एंड लोअर बर्मा. सेकंड है इसका एनेक्सेशन ड्यू टू द किंगडम विदाउट एयर, बिना उत्तराधिकारी के जो राजा मरता है उसको राज नहीं दिया जाएगा. सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, क्वीन ऑफ झांसी. आपने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, उसमें बताया है झांसी की रानी का जो अपना बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है. जब उन्होंने बेटे को अडॉप्ट किया तो इन्होंने इस पॉलिसी के अंडर में, डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं ये तुम्हारा ओन सन नहीं है, इसलिए झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने झांसी पे कब्जा किया. एंड भगत एंड नागपुर. थर्ड है एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स मिसमैनेजमेंट. अवध का आया था सबसे पहले. अवध के नवाब को बोला कि नहीं ये इसका रूलर मिसमैनेजमेंट करता है, इसको रूल करना नहीं आना. नेक्स्ट वन, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन. निज़ाम प्रोविंसेस, निज़ाम के थे हमारे, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, ये सब निज़ाम हो गए. एनेक्सेशन ड्यू टू एंटर नेम शेक रूल, मतलब ऐसे ही राजा है कुछ काम नहीं कर पाता है. कर्नाटक एंड तंजौर. बिसाइड्स, अब नेक्स्ट पैरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. बिसाइड बीइंग इंपीरियलिस्टिक, डलहौजी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट. उसने उन्होंने एक रिफॉर्मिस्ट के साथ साथ होने के साथ साथ डलहौजी एक रिफॉर्मिस्ट भी थे, इंपीरियलिस्टिक एज वेल एज रिफॉर्मिस्ट. रिफॉर्म इंडिया में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए. फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई टू थाने 1853 AD, वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन
were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriages and advocated widow remarriages. ये इनके एक imperialistic policy के अंदर ये आते हैं. Within 100 years from Battle of Plassey 1757, the British ruled empire both expanded, but in the process they had to face dissatisfaction in Indian state, and this was manifested in the form of the first struggle independence 1857 AD. ठीक है, 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और उसके बाद 1857 तक इंडिया में बहुत रोष आ चुका था इन लोगों के लिए. तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था दैट वाज हैपेंड इन 1857 एडी. अब इन लोगों ने 100 साल जो इन्होंने किया उसके हमारे कंट्री पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़े. इकोनॉमिकली उन्होंने हमें तोड़ दिया था. पूरा हमसे टैक्स लेते थे, हमारी लैंड का टैक्स लेते थे, जितने भी हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़ थी सब उन्होंने रुइन कर दी. सो इस पैराग्राफ में सारा बताया है. व्हेन इवैल्यूएट 100 years of the company rule India, we realized that India, which has the enviable position of the world the previous centuries, became the merely country of the produce raw material of England and the prospective market goods and produce factories. Bengal exported cotton, clothes, raw silks, sugar, muslin 1708 to 56. But after dual power policy, the glitter of the economic prosperity, Bengal faded. The dual policy, Dvimukhi Shashan, was introduced the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue British while the responsibility of people welfare with the Nawab. Thus the British got power without any responsibility and the Nawab had to responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, ruined Bengal economically. अब देखो यहाँ पे बंगाल की इन्होंने बात की है कि हमारा देश अब ऐसी कंडीशन में आ चुका था कि हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन चुके थे. रॉ मटेरियल यहाँ से इंग्लैंड ये सीधे भेज देते शिप्स के थ्रू. बंगाल में सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया द्विमुखी या फिर ड्यूल पावर पॉलिसी दिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द्विमुखी शासन. ये हिंदी में है. ड्यूल पावर इन्होंने क्या किया था, मीर कासिम मीर जफर के साथ, मीर जफर को नवाब बना दिया और उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. उसको बोलते थे तू टैक्स, तू पैसा हमको दे. और अगर पब्लिक पे कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, सिविलियंस पे ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, बोले अपने नवाब के पास जाओ. नवाब कैसे हेल्प करेगा. नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी लेकिन उसके पास ट्रेजर नहीं और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए और पूरा ट्रेजर खुद ले लिया. तो ये द्विमुखी शासन की वजह से जो सब्सिडरी लैंड सिस्टम इन्होंने यहाँ पे किया था, इसने बंगाल को इकोनॉमिकली पूरा तबाह करके रख दिया. द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द पॉलिसी कंपनी मेड इंडियन पीजेंट डेफर. अब हमारे जो इनके अनफेयर पॉलिसीज, हमारे भारत के जो किसान थे वो एकदम डेप्टर बन गए, मतलब कर्ज हो गया इन पे. द ब्रिटिश गवर्नर imposed unfair taxes Indian industries. They adopted the various deceitful practices to ruin prosperous Indian industry, because of which the completely collapsed. इन्होंने मतलब इतने खराब पॉलिसीज, इतनी प्रैक्टिसेस की कि हमारा इंडियन इंडस्ट्री जो हमारी प्रॉस्पेरस एक इंडस्ट्री होती थी उसको पूरा तबाह करके रख दिया. और हमारे जो इंडियन आर्टिशियंस थे वो तो बेचारे पूरे रूइंड होके रह गए, उनके पास कुछ था ही नहीं, अनएम्प्लॉयड हो गए. द कंपनी ट्रेडर्स फोर्स टू द वीवर ऑफ द बंगाल साइन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ द क्लोथ शॉर्ट पीरियड एंड वीवर रिफ्यूज्ड, ही कुड बी पनिश्ड बाय बीइंग लैश्ड और जेल. अब इन्होंने नया निकाला कि आप इंडियन पीजेंट्स को ये फोर्स करते थे कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ हमको वीवर को बना के बुन के देनी है, कॉटन का क्लोथ हो या कोई और चीज़ें, और उनसे टैक्स भी लिया जाता है एकदम शॉर्ट पीरियड में. बेचारे किसान कैसे करेंगे. अगर जिसने मना कर दिया ना तो उसको तो मारा भी जाता था और जेल में डाल दिया जाता था. बिफोर द अराइवल एज ऑफ द कंपनी इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर. इनके आने से पहले हमारे देश के सारे गांव सेल्फ आत्मनिर्भर थे, प्रोस्पेरस थे, लेकिन कंपनी रूल आने के बाद हम बहुत बुरे तरीके से पुअर हो गए. During the rule of the East India Company, the first railway between Mumbai to Thane and steamer services between England and India was started. Development to the ports of Mumbai, Madras, Chennai and Kolkata also took place. इकोनॉमिकली रूइन होने के बाद कुछ इम्प्लीमेंट्स भी हुए हैं ये सब चीज़ें. अब सोशल इम्पैक्ट ये लास्ट में बता रहा है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग द पीपल.
Due to the development of newspaper, the Indian society certain wrong social customs, rites and rituals were prevailed during the time like sati system, female infanticide and the child marriage etc. Raja Ram Mohan Roy, दुर्गाराम मेहता, बैराम जी मलबरी एंड बाकी के भी इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, इन्होंने अलग अलग लॉ पास कराए सती सिस्टम को बैन करने के लिए। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत कोशिश की और उसके बाद फाइनली ये सक्सीड भी हुए। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि इंडिया में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ, हम लोग कैपेबल हुए इंग्लिश पढ़ने के लिए। फिर हमने यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लिटरेचर को जाना, तब हमें लगा कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज से 200-300 ईयर्स पीछे हैं। उनके देश में तो ये 200-300 साल पहले हो चुका है। फिर हम समझने लग गए कि किसी भी चीज़ को, गुलामी को ज़्यादा सहना ठीक नहीं है, ये हमारे लिए ही लॉस क्रिएट करता है। उसके बाद एक आइडिया स्प्रेड होने लग गए। इसी बीच में लास्ट लाइन है इसकी, इंडिया ड्यू टू द लॉर्ड मैकॉले एंडिवर्स द recommended by Charles Wood universities were established to मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट की थी, उसको फिर स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे लेके गए। एंड चार्ल्स वुड ने यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन स्टार्ट किया था। वो यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता। The whole class of the people with the knowledge English developed because the English education with the passage of the time. This group made demands on the social reform and gave the momentum to the process of reform. Conclusion अब read कर रही हूँ. Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule of India produced the certain goods and bad results in the political, economic, social and cultural fields. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India. At the reforms they made in the administrative of their interest indirectly proved to be beneficial for India. इन लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन में यही बता रहे हैं कि ये हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, सब चीज़ को देख के इन्होंने एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के बाद हमारे देश को यहाँ पे गुलाम बना लिया। अपनी बैड प्रैक्टिसेस की धीरे धीरे ट्रेड के बहाने, पॉलिटिकल, उसके बाद इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल एंड उसके बाद हमारे कल्चरल फील्ड में भी ये लोगों ने अटैक करना शुरू किया और उसको कैप्चर कर लिया। जब इन लोगों ने ये सोच लिया कि हमें इंडिया को लूट के इंग्लैंड को प्रोस्पेरस बनाना है, तो फिर किसी भी कंडीशन में हमको इंडिया को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। और अपने देश को प्रोस्पेरस बनाने के चक्कर में उन लोगों ने कुछ न कुछ अच्छे काम भी यहाँ पे किए हैं, जैसे कि स्टीमर सर्विसेज, है ना, रेलवे सर्विसेज स्टार्ट की, पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन स्टार्ट की, ऐसे बहुत सारे, सती सिस्टम को बैन किया, विडो रीमैरिजेस स्टार्ट किया, चाइल्ड मैरिजेस को बैन किया। तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स भी हुए हैं और जिसकी वजह से आज हम लोग, उस चीज़ की वजह से ब्रिटिशर्स सब चले गए हैं, लेकिन हमको एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ में कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा भी करके गए हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही शेयर करूँगी। टिल देन, गुड बाय।